जय श्री राम, हर हर महादेव। मित्रों, दिल्ली के सुल्तान कावेरी डेल्टा जैसे बड़े बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में पहले पहल तोमर राजपूतों के काल में ही दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चहमान नाम से भी जाना जाता था, ने परास्त किया। तोमर और चौहानों के राज्य काल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे। कौन से व्यापारी रहते थे? जैन व्यापारी रहते थे। जैन व्यापारी रहते थे और वाणिज्य की महत्वपूर्ण केंद्र बना, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफी प्रचलन में थे। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। इसके साथ ही दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। 5 वंशों से मिलकर दिल्ली का समस्त सल्तनत बनी। 5 वंशों से मिलकर दिल्ली से क्या बनी? समस्त सल्तनत बनी। जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहां इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। दिल्ली ए पुनः, सीरी और जहांपना, ये क्या कहते हैं? किले। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में कुछ जानकारी कैसे हासिल हुई, कैसे पता चला? हालांकि अभिलेख, सिक्के और स्थापत्य भवन निर्माण कला के माध्यम से काफी सूचना मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास तारीख हैं जो सुल्तानों के शासनकाल में ही प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे। क्या करते थे दोस्तों? घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। शासन संबंधित सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। ये कुछ और बातें ध्यान में रखें क्या, कि तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे। गांव में शायद ही कभी रहते हो। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए और उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। इनाम पाने की ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग भी सहमत नहीं होते थे। इसमें भाई सारे लोग भी सहमत नहीं होते। समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे और उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। रजिया गुंडों में फंस गई। रजिया गुंडों में फंसी। 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान सिंहासन पर बैठी। उस युग में इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य है और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों में प्रश्न नहीं थे। 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। रजिया के बारे में मिनहाज ए सिराज के विचार क्या रहे? मिनहाज ए सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है, उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसलिए वह पूछता है, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता था, इसलिए इतनी शानदार खूबियों में भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? रजिया ने अपने अभिलेखों और शिलालेखों पर अंकित करवाया था कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी? सुल्तान इल्तुतमिश की। सुल्तान इल्तुतमिश, सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी।
और रजिया ने क्या किया, अपने सिक्के भी अंकित करवाए। वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकातीय वंश का राजन था। किस शासन था किसका? काकातीय वंश। काकातीय वंश। काकातीय वंश का क्या था बच्चों? शासन था। काकातीय वंश का राज्य था। और उस वंश की रानी रुद्रम्मा देवी थी। कौन थी? रुद्रम्मा देवी थी, जिसका शासनकाल 1262 से 1289। एक कम 90 कितना? अच्छा बताओ, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बताएंगे कि 1262 और जो मैंने बोला उसको कैसे हिंदी में कैसे बोलेंगे? बताओ हिंदी में कैसे बोलेंगे? इंग्लिश मीडियम वाले बोलेंगे भाई, सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले। हाँ 1262 और उसको क्या बोलेंगे? 1289। और हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में बता, जल्दी बता, जल्दी बता। अच्छा रुद्रम्मा देवी क्या थी? उस वंश की रानी। और व्यवहार से ही रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रम्मा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्दा। कश्मीर की रानी थी दिद्दा। कश्मीर की रानी दिद्दा 980 से लेकर 1003 ईस्वी तक इसने थोड़ा सा वहां पर था। इसका शासनकाल जो भी रहा, उसका नाम दीदी था। बड़ी बहन से निकला था। बड़ी बहन की दीदी शब्द से लिखना था। किससे निकला था? दीदी, बड़ी बहन से निकला था, निकला है। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। जाहिर है दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसियन शहर से साम्राज्य तक। गैरिसियन शहर, गैरिसियन, ये गैरिसियन होगा ना, ऐसे थोड़ी लिखेंगे। गैरिसन शहर 13वीं शताब्दी के आरंभ में वर्ष 13वीं शताब्दी के आरंभ में ही दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसियन रक्षक सैनिकों की टुकड़ियां, कौन थी? रक्षक सैनिकों की टुकड़ियां के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहर से परे शायद ही कभी फैला हो। शहर से संबंध, लेकिन उससे दूर भीतरी प्रदेशों पर उसका नियंत्रण ना के बराबर था। और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार कर या लूटमार पर भी निर्भर रहना पड़ता था। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध गैरिसियन शहरों का नियंत्रण बहुत कठिन था। बगावत, युद्ध, यहां तक कि खराब मौसम में भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी, जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। जरा सा भी आभास हो भाई, जरा सा भी अगर आभास हो गया, रत्ती भर भी, अगर रत्ती भर भी आभास हो गया, रत्ती भर भी आभास हो गया किस चीज का? जरा सी भी कमजोरी का आभास हो गया तो विद्रोह का झंडा तुरंत खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने शासकों को अपने आप को बचाते हुए अपने शासकों को और अपने आप को बचाते हुए थी। इसका संस्थापक गयासुद्दीन बलबन ने शासन काल में हुआ। इसका जो संस्थापन हुआ गयासुद्दीन बलबन के शासन काल में हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चलते उनका लक्ष्य था गैरिसियन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को क्या करना? मजबूत करना, स्थिति को मजबूत करना। अब और अपनी
और तुम्हें हमेशा जो है ना अपनी स्थिति परिस्थिति को हमेशा मजबूत रखना है, क्योंकि युद्ध कभी भी लड़ा जा सकता है। अब युद्ध लड़ना हो, पता थोड़ी है कि भाई युद्ध कब हो जाए, तो हमेशा तैयार रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? हमेशा तैयार, जितने हैं उतने ही, जैसी स्थिति में वैसी स्थिति में हमेशा तैयार रहना चाहिए, पढ़ने के लिए भी और तोड़ने के लिए भी और फाड़ने के लिए भी हमेशा तैयार रहना चाहिए, हमेशा। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चलते थे उनका लक्ष्य क्या था? गैसीय शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों को मजबूत बनाना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्रकों तथा चारागाहों को उनके प्रवास से खदेड़ दिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। कृषि कार्य को क्या दिया गया? प्रोत्साहन दिया गया, वही कृषि करें, प्रोत्साहन मिला पूरा कृषि को। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की स्थिति की खातिर नए किले, गैरिसियन शहर और शहर बसाए गए। गैरिसियन शहर और किले जो है, तरह तरह के किले बसाए गए। दूसरा विस्तार दिल्ली की बाहरी सीमा पर हुआ। दिल्ली की, एक तो दिल्ली के भाई सीमा कैसे होती है? सीमा एक तो कोई एरिया है भाई, ये एरिया है, देखो ये क्या है? ये एरिया है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गई? सीमा हो गई, ये सीमा हो गई, बॉर्डर, ठीक है, जिसपे भारत पाकिस्तान। तो एक तो एरिया हुआ इसके अंदर का, उसको बोलेंगे भीतरी एरिया, जो ये आसपास का होगा, बॉर्डर के आसपास का। और एक इधर भी तो बॉर्डर के आसपास का होगा, तो ये बाहरी इलाका हो गया, ये तो भीतरी इलाका हो गया, और ये हो गया बाहरी इलाका। समझ पाए बच्चे? कोई दिक्कत? और बाहरी सीमा पर हुआ अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी, बड़ा मस्त चैप्टर है इसका भी, खिलजी का भी, खिलजी वंश। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए। ये अभियान मोहम्मद बिन तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंचे। मोहम्मद बिन तुगलक, ये जो अभियान शुरू हुए अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, ये अभियान मोहम्मद बिन तुगलक के समय अपनी चरम सीमा पर पहुंचे। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी देखा है? हाथी देखा है? किस किस ने देखा है हाथी? अच्छा, हाथी के बताओ कितने पैर होते हैं? कितने पैर होते हैं हाथी के? इंग्लिश मीडियम वाले बताएंगे, हिंदी मीडियम वाले बताएंगे। घोड़े के कितने होते हैं? अच्छा, गाय, ठीक। तो बाहर ये विस्तार हुआ। इन अभियानों में सल्तनत ने क्या किया? सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान वस्तुएं अपने कब्जे में ले ली। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, जब उसका मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप के एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुके थे। देख सकते हैं आप, युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुके थे। इससे शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे। क्या सुनाते थे? मुकदमों में फैसले सुनाते थे। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूलते थे। क्या वसूलते थे? किसानों से कर वसूलते थे। किसानों से कर, टैक्स। आप देते हो टैक्स? अच्छा, कौन है भाई इनकम टैक्स वाले? कौन कौन है? टैक्स बताओ क्या होता है टैक्स? गुड एंड सर्विस टैक्स और वेट। वेट का नाम सुना? वेट, वजन नहीं वे, नहीं वजन थोड़ी, वेट। तो इसके शत्रुओं की सेनाओं को क्या किया? परास्त किया, शहरों पर कब्जा किया।
इसके सूबेदार और प्रशासक क्या थे, मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से क्या करते थे, कर वसूलते थे। लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इसका नियंत्रण की जो सीमा तक और कितना प्रभावी था, ये तो सोच भी नहीं सकते हम लोग। खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और सम्मेकन क्या होता है, प्रशासन और सम्मेकन। देखो, दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। किसकी? सूबेदारों और प्रशासकों की। सूबेदारों और प्रशासक, इनकी क्या पड़ी? जरूरत। क्यों? क्योंकि मुकदमों के फैसले तो इन्होंने सुनाने थे, यही सुना रहे थे। जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। क्यों? कारण क्या था? देखो, आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे, क्योंकि इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। किसके लिए खरीदा जाता था? सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्यों के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। ट्रेनिंग मिलती थी, एक तरह से क्या मिलती थी? पूरी ट्रेनिंग, पूरा ट्रेंड किया जाता था उसको, गुलाम को अच्छे से, कि अच्छी सेना और अच्छा सब सारी चीजें उसको क्या है, सुविधा के रूप में दी जाती थी उसको तैयार करने के लिए। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकता था। खिलजी तथा तुगलक शासक जो थे, बंदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे। कौन कौन से पद दिए जाते थे? सेनापति या सूबेदार। सेनापति या सूबेदार, ये ऐसे इनको क्या दिए जाते थे? ये ऐसे इनको पद दिए जाते थे। पद भाई कुर्सी के लिए, है ना? कुर्सी होगी कि नहीं होगी? कुर्सी। अच्छा, कुर्सी के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। कुर्सी के 4 पैर होते हैं। सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति जो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। क्या शुरू हो जाती थी? टकराहट शुरू हो जाती थी। नए सुल्तान के बैठते ही टकराहट क्यों शुरू हो जाती थी? एकदम पक्ष विपक्ष की उत्पत्ति हो जाती थी, एकदम पक्ष और विपक्ष तुरंत। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगा था और फारसी तवारीख के लेखकों के निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की गई है। दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की गई। पहल सुल्तानों की ही तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को विभिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में क्या किया? नियुक्त किया। सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके, जिस इलाके में सूबेदार को नियुक्त किया, किसको नियुक्त किया? सूबेदार। भाई कोई इलाका है, क्या है? कोई इलाका है, उस इलाके में सूबेदार को क्या कर दिया? नियुक्त कर दिया। सूबेदार के रूप में नियुक्त कर दिया। ये इलाके इक्ता कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे ये इलाके? इक्ता। इस इलाके को कहा गया इक्ता। और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तेदार या मुफ्ती
इन्हें संभालने वाले जो अधिकारी थे इक्तादार या मुफ्ती, इक्तादार या मुफ्ती कहे जाते थे। मुफ्ती का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों के कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। जैसे एक जिलाधिकारी होता है ना, डीएम, ये अपने जिले की व्यवस्था को, कानून को और व्यवस्था को बनाए रखता है, ऐसे ही हुए। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुफ्ती अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। क्या किया करते थे? राजस्व की वसूली किया करते थे, टैक्स। राजस्व के रूप में मिली रकम से जो हाँ भाई, राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों की तनख्वाह देते थे। क्या करते थे? सैनिकों की तनख्वाह देते थे। उस टैक्स से ही जो मिली थी, पैसे मिलते थे, उससे तनख्वाह देते थे। मुफ्ती लोगों पर काबू रखने वाले सबसे प्रभावी तरीका था कि उनका पद वंश परंपरा से क्या करे? ना चले, और कोई भी इक्ता थोड़े समय के लिए ही मिले, जिससे बाद में उसका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। इस नौकरी का जो है क्या था? बड़ी सख्ती, नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुफ्ती लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिस्सा लेने के लिए राजस्व द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए गए। क्या किया गए? लेखा अधिकारी, लेखा अधिकारी, लेखाधिकारी क्या किए गए? नियुक्त किए गए। किस चीज के लिए? हिसाब किताब रखने के लिए, और कर वसूलने और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए, तो उन्हें भूमि के स्वामी, सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को क्या कर दिया? बाध्य कर दिया। अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्यों को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। राज्य क्या क्या? राज्य ने क्या किया? अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया। स्थानीय सामंतों से क्या किया गया? कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। उन्हें भी क्या किया गया? कर चुकाने को बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की। क्या किया? जमीन की पैमाइश की, और इसका हिसाब बड़ी सावधानी में रखा गया। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे थे। क्या करने लगे थे? सल्तनत की नौकरी करने लगे थे। उस समय 3 तरह के कर थे। कृषि पर, जिसे क्या कहा गया? खराज कहा गया। क्या कहा गया? जिसे खराज। कृषि पर जो कर था उसे कहा गया खराज। और जो किसानों की उपज का लगभग 50% होता था। मवेशियों पर कर, घरों पर कर। और यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली के बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था, और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। यहां तक कि गंगा के मैदानी इलाके में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं सक्षम थी। ऐसे घने जंगल थे, ऐसे इतने घने जंगल थे जिसमें क्या था? बैठने में सुल्तान की सेनाएं क्या थी? क्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा लेते थे। क्या कर लेते थे? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक अपना अधिकार जमा लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रहता था।
पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रहता था। चंगेज खां के नेतृत्व में, चंगेज खां, चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने, किसने? मंगोलों ने चंगेज खां के नेतृत्व में 1219 ईस्वी में, मैं लिख देता हूं, 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना आधुनिक उज्बेकिस्तान पर क्या कर दिया? हमला कर दिया। क्या कर दिया? हमला किया। और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों ने क्या कर दिए? मंगोलों के जो धावे थे, मंगोलों ने आक्रमण ज्यादा करने लग गए, वो उनके आक्रमणों की संख्या बढ़ने लग गई, धावे बढ़ गए। इनमें मजबूत होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालने के लिए क्या चाहिए? प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। प्रशासन, इतनी बड़ी सेना को, स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालने के लिए क्या करना था? प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। दोनों सुल्तानों ने इस चुनौती का सामना कैसे किया? इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने क्या किया? मंगोल इलाके को फतेह करने के लिए अभियान की योजना बनाई। क्या बनाई? अभियान की योजना बनाई। जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिबल पर था, वहां मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। क्या थे? सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। बेटों से बढ़कर गुलाम थे। बेटों से बढ़कर क्या थे? गुलाम थे। सुल्तानों को सलाह दी जाती थी क्या? कि जिस गुलाम को हमने पाला पोसा, जैसे कि, चलो नहीं बताते नहीं नहीं, गुलाम नहीं बच्चे, नहीं, शांति से सुन, शांति से देखो। कोई दिक्कत है तो सवाल कर सकते हो, लेकिन अदरवाइज शांति बनाए रखो प्लीज। जिस गुलाम को हमने देखो पाला पोसा और आगे बढ़ाया कि उनकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। क्या मिलता है? अनुभवी, कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना था कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। क्या होता है? बेटे से भी बढ़कर होता है। सुल्तानों को ये क्या दी जाती थी? सलाह दी जाती थी। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अजीज खुमार नामक क्या किया? एक कलाल, शराब बनाने और बेचने वाला। क्या? अजीज खुमार क्या है बच्चे? बताओ। अजीज, हाँ बोलो। खुमार, ये खुमारी है बड़ी छाई है, खुमार नामक क्या बनाया? कलाल, शराब बनाने और बेचने वाला। और फिरोज हजाम नामक नाई, फिरोज हजाम, ये क्या? फिरोज हजाम नाई। कौन? नाई, बाल काटने वाला। कौन सा काटने वाला? बाल काटने वाला। मन का ख्वाब, क्या? मन का क्या? मन का ख्वाब, मन का ख्वाब नामक क्या था? ये था बावर्ची। कौन था ये? बताओ बच्चे, लिख के दिखाओ, लिख के दिखाओ बावर्ची लिख के दिखाओ। हाँ आप, यस, बावर्ची लिख के दिखाओ।
कैसे लिखेंगे? बताओ, मैंने सही लिखा? ये आप बताओ आप। बावर्ची, ठीक है, बावर्ची। और पीरा नामक क्या था? मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया। क्या? पीरा। पीरा कौन हुआ? माली। माली कौन होता है? जो देखभाल करता है, खेत वेत की देखभाल करते हैं ना आजकल, चौकीदार भी होते हैं, है ना। तो इनको क्या किया? ऊंचे ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने क्या किया? जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में किया है। क्या किया है? अक्षमता के उदाहरणों के रूप में किया है। सरदार और किलेबंदी, क्या होता है? सरदार। सरदार का नाम सुना है बच्चे? सरदार, सरदार। सर इसमें क्या है? उपसर्ग है। क्या है सर? उपसर्ग है। तो बताओ कौन सा उपसर्ग है? और किलेबंदी, सरदार और किलेबंदी। अफ्रीकी देश मोरक्को ने 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया। किसने बतलाया? ये इब्न बतूता ने बतलाया। इब्न, रिब्बन नहीं बे, रिब्बन थोड़ी। इब्न बतूता ने क्या बताया? कि सरदार कभी कभी चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुटों में, क्या होता है वे झुरमुट? उमंग होती है ना, उमंग। और पुंज, किरणों का पुंज। किसका पुंज? किरणों का पुंज। तो भारत में बांस पोला नहीं होता, यह बहुत बड़ा होता है। इससे अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गुथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता और वे कुल मिलाकर बहुत ही क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। बहुत ही क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते थे जो इलाके इसके लिए क्या थे? किले की प्राचीर का काम करते थे। किले की प्राचीर का काम करते थे। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते थे। इसी दीवार के घेरे में क्या? मवेशी भी और फसल वगैरह सब इसी में रहती थी, अंदर ही घेरे में। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता था, अर्थात वहां एकत्रित हुआ वर्षा का जल। वर्षा का जल आजकल करता है कोई? वर्षा का जल एकत्र बहुत मिल जाता है ना। पानी, पानी अनमोल है बच्चे, इसको हमें बचाना है और सफाई अभियान चलाना है। पानी अनमोल है, इसकी सुरक्षा हमें हमेशा करनी है और इसको शुद्ध करना है और शुद्ध रखना है। शुद्ध करेंगे, रखेंगे कैसे, वो आप भली भांति जानते हैं। इसलिए वर्षा का जल क्या एकत्रित करना चाहिए। इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता था। बलशाली सेना होनी चाहिए भाई हराने के लिए। क्या होनी चाहिए? बलशाली सेना होना चाहिए। अब देखो बात भी सही है। बात क्यों सही है? क्योंकि हम किसी भी पार्टी को, भाई हार जीत क्या है? युद्ध दो पार्टी में होता है। किसमें होता है हार जीत? दो पार्टी होती ना, एक सामने, दो ही होती है, क्योंकि ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है। तो अब जिसके पास बल ज्यादा होगा, सेनाएं ज्यादा होंगी, जीतेगा तो वही। जिसके पास बल ज्यादा होगा, हाथी ज्यादा होंगे, घोड़े ज्यादा होंगे, ऊंट सेना ज्यादा होगी। भाई हाथी की सेना होती है, घोड़ों की सेना होती है, पैदल सेना होती है, धनुष बाण वाली सेना होती है, बंदूक वाली सेना होती है, मिसाइल वाली सेना होती है, कितनी सारी सेना होती है। और जिसके पास सारी सेनाएं होंगी वही जीतेगा। जिसके पास बल ज्यादा होगा वही तो जीतेगा, राइट। तो क्या करना है? बल को एकत्रित करना है। क्या करना है? बल को एकत्रित करना है, अर्जित करना है। बल को भी तो जीतना है। तो सरदार इन जंगलों में रहते थे जो इसके लिए क्या थे? किले की प्राचीर का काम कर देते थे। इसके दीवार के घेरे में क्या थे? सारे मवेशी और फसल इसी में के अंदर थी। पानी भी इसी में उपलब्ध था, ठीक है ना। वर्षा का जल भी एकत्रित होता, इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता था, क्योंकि बिल्कुल प्लान्ड थे। क्या थे? एकदम
तरीके से प्लान करके ये सेनाएं जंगलों में घुसकर खास तौर की तैयार किए गए औजारों से बांसों को काट डालती थी। क्या करती थी? बांसों को काट डालती थी। दोनों सुल्तानों ने चुनौतियों का सामना कैसे किया? आप देखो, दोनों सुल्तानों ने चुनौतियों का क्या किया? सामना कैसे किया? अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली पर 2 बार हमले हुए, 1299 या 1300 में और 1302 1303। तो तारीख देखो क्या है, तारीख में थोड़ी सी जो है असमंजस रहती है। ठीक, वो आप उचित देख ले, आपको कौन सी उचित लगती है, 1299 या 1300 या फिर 1302 1303 में। इसका सामना करने के लिए क्या हुआ? अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना खड़ी करी। क्या करी? स्थायी सेना, स्थायी सेना खड़ी की। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बचाया। क्या किया? बसाया, शहर ही बसा दिया। मतलब ऐसी खतरनाक सेना तैयार करी, उसके लिए क्या किया इसने? एक उसके सैनिकों के लिए क्या किया? शहरी बसा दिया, जिसका नाम क्या था? सीरी। सीरी एक नया गैरिसन शहर बसाया। सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके क्या कर दिया था? इसका हल कर दिया। खेती की पैदावार करी, खेती करवाना शुरू कर दिया, तो इसका क्या हल निकल गया। समझ पाए बच्चे? क्या निकल गया इसका हल? पेट भरने की समस्या को लेकर। तो गंगा यमुना में क्या कर दिया? गंगा यमुना के बीच की जो भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया गया। किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा, कितना प्रतिशत हिस्सा बच्चे? 50% हिस्सा होता है ना, हिस्सा कि एक ये चिंटू मिंटू है तो इसके 2 हिस्से कर दिए, 4 हिस्से भी हो सकते हैं, इसके 8 भी हो सकते हैं। जितने बर्तन उतने हिस्से, जितने बर्तन उतने हिस्से। तो 50% हिस्सा कर के तौर पर तय कर दिया था। सैनिकों को वेतन भी देना होता था। क्या होता था? सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को क्या किया? इक्ता के स्थान पर नगद वेतन कर देना शुरू किया। क्या किया इसने? नगद वेतन। नगद वेतन देना तय किया। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीजों की कीमत बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? दिल्ली के चीजों की कीमतों पर क्या कर दिया? नियंत्रण लागू कर दिया। नियंत्रण है भाई, कोई भी व्यापारी कीमत से ज्यादा नहीं बेच सकता। कोई भी व्यापारी कीमत से ज्यादा नहीं बढ़ा के बेच सकता। कीमत पर क्या कर दिया? नियंत्रण लागू कर दिया। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे, जो दरें निश्चित की गई थी, जो भी व्यापारी उन दरों का उनका क्या करते थे? उन दरों का उल्लंघन करते थे, उन्हें सजा मिलती थी। क्या मिलती थी? सजा मिलती थी, पनिशमेंट। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफी सफल रहे और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उनके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की है। शासनकाल की मंगोल आक्रमण के खतरों का भी उसने क्या किया? सफलतापूर्वक सामना किया। क्या किया? मंगोलों का भी सफलतापूर्वक आक्रमण किया। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद तुगलक कौन है? ये मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभिक वर्षों में सल्तनत पर क्या हुआ? हमला हुआ। क्या हुआ? सल्तनत पर हमला हुआ आरंभिक काल में।
मंगोली सेना परास्त हो गई। क्या हो गई? मंगोल सेना जो थी, जितनी मंगोल सेना थी वो क्या होगी? परास्त हो गई। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने क्या किया? ट्राई ऑक्सियाना पर आक्रमण की योजना बना ली। क्या बना ली? ट्राई ऑक्सियन पर आक्रमण की योजना बना ली। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना शक्ति पर, अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था, उसने क्या कर ली? इतना विश्वास था कि योजना बना ली। एक स्थायी सेना तैयार करना और उसको कैसा बनाना? आक्रामक कदम था। क्या था उसका? मोहम्मद बिन तुगलक का स्थायी सेना तैयार करना उसका क्या था? आक्रामक कदम था। भाई लड़ने के तरीके होते हैं, ठीक है ना? लड़ने के दो तरीके होते हैं। देखो तरीके बहुत हो सकते हैं, ठीक है, आपके विचार से कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन क्या है, ये मैं दो तरीकों की बात करता हूं। क्या? एक तो होता है आक्रामक, एक होता है आक्रामक। क्या हुआ? सामने वाले ने एक मारा, तुरंत उसका जवाब दे दिया, ईंट का जवाब पत्थर से क्या कर दिया? तुरंत दे दिया। और एक आक्रमण कैसा होता है? एक आक्रमण होता है, कोई बात नहीं यार मैं कुत्ता हूं, चल कोई बात नहीं, तू है? अच्छा किसी ने ऐसे बोल दिया, अगर अच्छा एक दूसरे से क्या बोलना है आप लोगों? क्या करो, एक दूसरे से बोलो, क्या है? तेरी शकल कैसी है? सुअर के कुत्ते जैसी है, ऐसी। और तुझे क्या बोलना है? तेरी शकल सुअर जैसी है। सुअर जैसी शकल वाले बोल, तो बोल बोल, नहीं बोलेगा? तो देखो तैयार करना उसका क्या था? आक्रामक कदम था। नया गैरिसियन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराने शहर दिल्ली ए कुना को क्या कर लिया? दिल्ली ए कुना के निवासियों से खाली करवाकर वहां सैनिक छावनियां बना दी गई। क्या कर दी गई? सैनिक छावनियां बना दी गई दिल्ली ए कुना। दिल्ली ए कुना, ये क्या था? ये शहर का नाम था। क्या था? शहर। तो यहां के जो निवासियों को, उनको क्या कर दिया? उनके घर खाली करवा के यहां पर सैनिक छावनियां बना दी। पुराने शहरों के निवासियों को दक्षिण में बनाई गई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। कहां भेज दिया गया? भाई इसने दक्षिण में एक राजधानी बनाई थी। क्या बनाई थी? दक्षिण में जो राजधानी बनाई, राजधानी दौलताबाद। तौलताबाद नहीं, दौलताबाद भेज दिया। यहां से क्या कर दिया? शिफ्ट कर दिया। यहां की सेना जो यहाँ के जो निवासी थे, लोग थे, उनको कहां शिफ्ट कर दिया? राजधानी दौलताबाद में शिफ्ट कर दिया। और यहां पर क्या कर दी? सैनिक छावनी बना दी गई। सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके के खाद्यान्न इकट्ठा किए गया, उसी इलाके का। लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की जरूरतें पूरी करने के लिए सुल्तानों ने क्या किया? अतिरिक्त कर लगाए। क्या कर दे? अतिरिक्त कर लगाए। और इसी दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ा। उस समय पे क्या हुआ? जिस समय पे यह चीज किया गया, मोहम्मद तुगलक ने जिस समय पे यह चीज किया, क्या किया उसने? क्या किया? खाद्यान्न इकट्ठा किया और सैनिकों के लिए क्या कर दिया? नगद वेतन देना शुरू किया। और कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने क्या कर दिया? कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन करेंसी चलाई। क्या कराई? टोकन करेंसी चलाई, सांकेतिक मुद्रा चलाई। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के ना होकर सस्ती धातु के 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। 14वीं सदी के लोगों को क्या था? इस पर भरोसा नहीं था। देखो भरोसा बच्चे बहुत बड़ी चीज है। भरोसा, भरोसा, भरोसा बहुत बड़ी चीज है। बता दूं? कह दो, बता दूं? भरोसा बहुत बड़ी चीज है। कैसे भरोसा बहुत बड़ी चीज है? भरोसा करना है, ये किस पर निर्भर करेगा? स्थिति पर, परिस्थिति पर, किस पर निर्भर करेगा? बताओ बच्चे, आप बताओ। यस, नहीं मालूम? चलो जाने दो, क्या करोगे जानकर, है ना? तो सिक्को क्या किया? विश्वास नहीं किया, भरोसा नहीं किया था। वे बड़े चतुर थे।
अपने सोने चांदी के सिक्के वे बचाकर रख लेते थे और अपने तमाम कर इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। इस सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद क्या रहे, असफल रहे। इसने जो भी कदम उठाए वो क्या रहे, असफल रहे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा। कश्मीर पर इसने आक्रमण किया, वो पूरी तरह क्या रहा, विफल रहा। तब उसने क्या किया था, तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। क्या कर दिया, अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इस बीच उसने प्रशासन संबंधी जो भी कदम उठाए थे, क्या किए, कदम उठाए, उनसे कई परेशानियां पैदा हो गई। दौलताबाद ले जाए जाने से लोग नाराज थे। जो लोगों को ये दौलताबाद ले गया था, यहां पर इसने सैनिक छावनी बनाई थी, उससे लोग क्या थे, नाराज थे। और करों में वृद्धि, और इसने क्या कर दिया, करों में वृद्धि कर दी। करों में इसने वृद्धि कर दी और गंगा यमुना के दोआब में अकाल से विलुप्त जनता बगावत पर उतर आई और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी क्या करनी पड़ी, वापस लेनी पड़ी। क्या करनी पड़ी, टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी। 15वीं तथा 16वीं सदी में कैसी थी सल्तनत, 15वीं और 16वीं सदी, 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत कैसी थी। तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद वंश तथा लोधी वंश का राज्य था। किसका, तुगलक वंश के बाद, अरे ये है तो इस वंश के बाद, ये तुगलक वंश का था, सॉरी एक मिनट है, तो लिख ही देता हूं मैं ना, ठीक है बच्चे, लिख दूं, तुगलक वंश के बाद 1526 तक, कब तक, 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंशों का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। क्या हुए थे, स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों ने, अफगान तथा राजपूतों ने, दिल्ली अभी दूर नहीं है बच्चे, जाना भी जरूर है। अफगान तथा राजपूतों, इसी काल में क्या हुआ, अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे थे पर शक्तिशाली थे। उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह सूरी, कौन सा, शेरशाह सूरी या शेरशाह सूर भी कह सकते हैं, ठीक है। 1540 से 1545 ने, 1540 से इसका कितना रहा, 1545 में क्या किया, बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था। इसने क्या किया था भाई, एक प्रबंधक के रूप में। कौन था ये, एक प्रबंधक था। प्रबंधक कौन होता है, जो प्रबंध करता है। क्या करता है, प्रबंध करता है। कहां पर, बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं, कौन सा, मुगल सम्राट हुमायूं, और हुमायूं के दो शासनकाल रहे, 1530 से लेकर 1540 और 1555 से 1556 तक। चुनौती दी
और परास्त भी किया। शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। शेर शाह ने क्या किया? दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना क्या किया? राजवंश स्थापित किया। बच्चे क्या किया? राजवंश स्थापित किया। सूर्यवंश ने केवल 15 वर्ष 1540 से 1555 तक शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। इसने कई उसके जो है नकल की, खिलजी की क्या की? नकल की, तरीकों को अपनाकर उसके कई तरीक प्रशासन ने क्या किया? प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर, कौन हुए? महान सम्राट अकबर। महान सम्राट अकबर अकबर 1556 से लेकर 1605 जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेर शाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। शेर शाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। और इसी के साथ जो हमारा आज का टॉपिक था वह समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। चुस्त रहें, मस्त रहें, हष्ट पुष्ट रहें, है ना? बिल्कुल सही बात है। और नेक्स्ट वीडियो कौन सी होगी? कौन सी करोगे बच्चे? बताओ, क्या पढ़ेंगे कल हम? बताओ, आप मन से बताओ, आपने जो पढ़ेंगे वो बता रहे हैं। यस? नहीं? ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य कैसा होगा? साम्राज्य मुगल। जय हिंद, जय भारत।